आपने इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फूड को चेंज किया। आपने अनहेल्दी फूड या जंक फूड को अवॉइड कर दिया, हेल्दी फूड लेना स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम एज इट इज है, क्योंकि आपको भी बाकी लोगों की तरह लगता था कि सिर्फ फूड ही इंडाइजेशन की प्रॉब्लम का मेन रीजन है। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि फूड ही इंडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फूड के साथ साथ आपका स्टेट ऑफ माइंड एंड योर इमोशनल लेवल भी आपके इंडाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है। मैं डॉक्टर सुमन बेनीवाल, नेचुरल हीलिंग कोच। मैं लोगों की जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसको नेचुरली हील करने में हेल्प करती हूँ। अगर आप भी ये सोचते हो कि सिर्फ फूड ही इंडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं डिस्कस करूंगी कि ऐसे कौन से 3 सीक्रेट रीजंस हैं जो कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में मेजर रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है, वो है इमोशनल स्ट्रेस। अगर आपका ब्रेन, आपकी बॉडी इमोशनली ओवरलोडेड है, जब आपका ब्रेन, आपकी बॉडी इमोशनली ओवरलोडेड रहती है, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होते हैं। और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होते हैं तो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट रहता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कम एक्टिवेट रहता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ज़्यादा एक्टिवेट रहता है तो वो आपकी बॉडी को हमेशा सर्वाइवल मोड में रखता है, और आपकी बॉडी ये फील करती है कि डाइजेशन से ज़्यादा सर्वाइविंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। उस टाइम पे अगर आप हेल्दी फूड भी खाते हो तो भी आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं, क्योंकि जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट रहता है तो क्या होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड फ्लो, एनर्जी फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है। जब उसमें एनर्जी और ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो नहीं है तो जो फूड आपने हेल्दी फूड खाया है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। दूसरा क्या है, जो हाई लेवल के कॉर्टिसोल और जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, स्पेशली जो गट लाइनिंग है उसको डैमेज करते हैं। और क्या होता है कि जो आपने हेल्दी फूड खाया है वो आपके गट में लंबे टाइम तक पड़ा रहता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। और जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो थोड़े टाइम के बाद वो फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब फूड डाइजेस्ट नहीं होके फर्मेंट होता है तो उससे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और वो टॉक्सिन्स आपकी जो स्टमक में है वो गैस्ट्रिक एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। और आप क्या करते हो, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटासिड लेते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि मिनिमम अमाउंट में जो एसिड है वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। नॉट ओनली वो डाइजेशन के लिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी जरूरी होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो स्टमक के इनर वॉल की जो सेल्स रहती हैं वो कुछ अमाउंट्स में HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिलीज करती है। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्पेशली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और बाकी फूड आइटम्स को डाइजेस्ट करता है। और ये डाइजेस्ट ही नहीं, डाइजेशन के बाद जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और साथ ही ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। लेकिन जब आप एंटासिड लेते हो तो जो एसिड आपकी बॉडी में है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसका प्रोडक्शंस भी ब्लॉक हो जाता है। जब उसका प्रोडक्शन वो बनना बंद हो जाता है तो आपकी बॉडी में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी एसिड की वो भी फुलफिल नहीं होती है। और
जब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो आपकी बॉडी में जो फूड है वो फिर से डाइजेस्ट नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। और जब एंटासिड टेबलेट लेते हो, एसिड प्रॉपर रिक्वायरमेंट में नहीं है, तो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, फिर से वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप एंटासिड टेबलेट लेते हो थोड़े टाइम के लिए तो आपको रिलीफ रहता है, पर कुछ महीनों बाद आपको ये रहता है कि ये एंटासिड ने भी इफेक्ट करना बंद कर दिया है, ये भी असर नहीं कर रही है। सेकंड रीजन होता है कि जब आप फूड लेते हो, या तो आप अनहेल्दी फूड ले रहे हो, या फिर आप जो खाने का टाइम है वो आपका रेगुलरली फिक्स नहीं है। मैं ये नहीं बोलती कि एकदम सेम सेकंड और पॉइंट्स, हाफ एन आवर का प्लस माइनस रह सकता है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन करते हो खाने में, एक बार जहां आपने ब्रेकफास्ट 7 बजे करते थे, कभी कभी आप 10 बजे करते हो, मतलब 3 घंटे का गैप, या 7 बजे जो करते थे वो आप स्किप ही कर दिया और सीधा लंच करते हो, 5 आवर्स का गैप, पूरे नाइट आपकी बॉडी में कुछ नहीं गया है। और जो आपकी रेगुलर हैबिट थी 7 बजे या 8 बजे ब्रेकफास्ट करने की, वो आपने स्किप करके सीधा 12 ओ क्लॉक आपने लंच लिया, या तो आप अपने फूड को स्किप कर देते हो, या फिर रेगुलर टाइम पीरियड को फॉलो नहीं करते हो, इरेगुलर ईटिंग हैबिट, या फिर जब आप खाना खाते टाइम स्क्रीन को स्क्रॉल करते हो, मीन्स आप फुल फोकस से खाना नहीं खाते हो, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में वो सेंसरी ऑर्गन्स इफेक्टिवली काम नहीं करते हैं, और इसीलिए प्रॉपरली सलाइवा रिलीज नहीं होती हमारे माउथ में, और प्रॉपरली एंजाइम्स रिलीज नहीं होते, क्योंकि आपका ब्रेन मोस्टली जो स्क्रीन है उस पे फोकस रहता है। आप जस्ट खा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी को वो फीलिंग नहीं आ रही है। जब आप प्रेजेंटली, मतलब 100% प्रेजेंट फोकस के साथ खाना नहीं खाते हो, तो आपकी बॉडी में प्रॉपर एंजाइम, प्रॉपर एसिड फूड के डाइजेशन के लिए रिलीज नहीं होती है, प्रॉपर सलाइवा रिलीज नहीं होती है, और वो आपके इंडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब आप लेट नाइट खाना खाते हो, जब आप लेट नाइट खाना खाते हो तो क्या होता है कि आपकी जो जठर अग्नि, जिसको हम बोलते हैं कि जो खाने के डाइजेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जो एसिड जो रहता है आपकी बॉडी में, उसकी जो क्वांटिटी है वो दिन में ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे सनसेट रहता है वो कम होती चली जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि सनसेट के साथ खाना खा लेना चाहिए, या सोने से 2 घंटे पहले खाना खा। लेकिन आप कभी कभी लेट खाना खाते हो या बहुत लेट कर देते हो, तो वो भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। तो इस तरह की इरेगुलर हैबिट, और या फिर जैसे आप अनहेल्दी फूड खाते हो, स्पेशली जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ऑयल जो रहता है वो, और रिफाइंड शुगर जो है, वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में मेजर रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है कि जो थर्ड नंबर पे जो आता है वो है कि आप रेगुलर मेडिसिन लेते हो। अगर आप रेगुलर किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहे हो, स्पेशली जब वो लाइफस्टाइल डिजीज के लिए ले रहे हो, वो हो सकती है माइग्रेन की हो, डायबिटीज की भी हो सकती है, बीपी मेडिसिन भी हो सकती है, थायराइड की मेडिसिन भी हो सकती है, या पेन किलर्स भी अगर आप रेगुलरली लेते हो या फ्रिक्वेंटली आपको लेनी पड़ती है, तो क्या होता है कि ये भी आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है, ये आपके गट लाइनिंग को डैमेज करती है, और जो आपके गट में जो प्रोटेक्टिव म्यूकस रहता है उसको रिड्यूस करती है। और इससे क्या होता है, स्पेशली जब पेन किलर आप लेते हो उससे आपकी गट लाइनिंग डैमेज होती है, इन मेडिसिन से आपकी गट लाइनिंग डैमेज होती है, और जब गट लाइनिंग डैमेज होती है तो ब्लोटिंग एसिडिटी की प्रॉब्लम तो बढ़ती ही है। फाइनली जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो गट लीकेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैं ये नहीं बोलती कि ये मेडिसिन्स बंद करनी है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफ को सेव कर रही है, क्योंकि ये आपको टेम्परेली बट इंस्टेंट रिलीफ दे रही है, लेकिन नेचुरल
हीलिंग जो है वो आपको परमानेंट रिलीफ देती है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देती है। अगर आप इन मेडिसिन के साथ नेचुरल हीलिंग सिस्टम को यूज करके अपनी प्रॉब्लम, जो लाइफस्टाइल डिजीज से बाहर आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करिए और आज ही मेरी फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कीजिए, जहां आप देखेंगे कि कैसे इमोशंस, जो 3 सीक्रेट इमोशनल रीजन है जो कि आपकी मेजर लाइफस्टाइल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कैसे मेरे 3 स्टेप्स हीलिंग मेथड्स को यूज करके आप अपने लाइफस्टाइल डिजीज से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफ लॉन्ग डिजीज नहीं है। थैंक यू।